सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी। मेरा दिल है दीवाना दीवानों का, दीवाना दीवाने को समझाने दो। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने रुपहले पर्दे पर जब कदम रखा तो वो सांवली सी और भरे बदन की थी। समय कम है जहां, लड़ते हैं लोग कैसे वहां। लेकिन साल दर साल उम्र बढ़ते हुए उनकी खूबसूरती चरम सीमा पर पहुंच गई। शोला है शोला, शोले से डरना, मरना तो ठंडे। यहाँ तक कि आज भी उम्र के इस पड़ाव पर उनकी खूबसूरती का राज समझना जरा मुश्किल है। In the night, no control, क्या करूं? और ये राज सिर्फ उनकी सूरत में ही नहीं बल्कि सीरत में भी छिपा है। सोच लिया, परख लिया, सोच लिया, गौर किया, रिश्ते भी देखे, नाते। खुद अपने आप को मिस्ट्री बताने वाली रेखा करोड़ों दिलों की ख्वाहिश रही हैं, लेकिन उन्होंने जिसे भी चाहा वो उनका ना हो सका। शानदार फिल्मी सफर को तय करने वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी में कुछ ऐसे राज हैं जिसे जानने की उत्सुकता हमेशा से दर्शकों के मन में रही है। और ऐसा ही एक राज है इनका घर। इनका शानदार बंगला बाहर से देखने पर बहुत ही अजीबोगरीब दिखाई देता है। ऐसा क्या है इनके बंगले में और क्या है इनकी जिंदगी में? क्यों सिर्फ इनकी पर्सनल असिस्टेंट के सिवा इनके बेडरूम में किसी को जाने की इजाजत नहीं है? आज जानेंगे इनकी जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं बेहद सफल एवं चर्चित अभिनेत्री रेखा के बारे में। लगभग 3 दशकों तक बहुत सारी कामयाब फिल्में देने वाली अभिनेत्री रेखा बॉलीवुड में अपनी फिल्मों के साथ साथ अन्य बहुत से कारणों के लिए चर्चा में रही हैं। अच्छे घर का लड़का है, पकड़ाता है, इनकी खूबसूरती भी उन्हीं में से एक है। अगर उनकी सुंदरता का जिक्र करें तो आज तक जिस तरह से वे नजर आती हैं उसके लिए उन्हें एजलेस ब्यूटी कहना गलत ना होगा। मैंने तुझे खत लिखा सजना, मैंने तुझे खत लिखा। प्लास्टिक सर्जरी से अपने चेहरे को सुंदर बनाने की कोशिश करती हुई आज की बॉलीवुड अभिनेत्रियों को शायद इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। खैर, बात करते हैं कुछ ऐसे विषयों के बारे में जो हमेशा एक पहेली की तरह रही हैं। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। चाहे फिर वो विनोद मेहरा के साथ इनकी शादी हो या अमिताभ बच्चन के साथ इनके अफेयर के किस्से। बेला चमेली का, बेला चमेली का सेज बिछाया। बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से इनकी शादी या फिर उनकी मृत्यु से मिलने वाली क्रिटिसिज्म। लेकिन रेखा ने कभी भी सामने से आकर अपने बचाव में कोई सफाई नहीं दी। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में मद्रास, चेन्नई में हुआ था। इनका पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। इनके पिता जैमिनी गणेशन तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे और माँ पुष्पावली तेलुगु एक्ट्रेस थी। इनके जन्म के समय रेखा के माता पिता की शादी नहीं हुई थी और इनके पिता ने एक लंबे समय तक इन्हें अपनाया भी नहीं था। ये बात रेखा की जिंदगी में एक टीस की तरह रही है। इसका जिक्र करते हुए रेखा ने सिमी ग्रेवाल के साथ हुए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने 4 शादियां की थी जिससे उनके कई बच्चे थे, इसलिए शायद उनके पिता ने रेखा को कभी नोटिस ही नहीं किया। उन्होंने अपने पिता को स्कूल में पहली बार देखा था जब वे अपने दूसरे रिलेशनशिप्स में हुए बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आते थे। अगर बात करें रेखा की फिल्मों में आने की
तो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने तमिल फिल्मों से शुरुआत की थी। వాసు మా స్కూల్లో జూనియర్ ఛాంపియన్ ఆటలు అన్ని ప్లేస్లో వాసువే ఇదిగో తీసుకో ఏ మీ అమ్మ చేయగొడలు ఇస్తే మాత్రం నేను తినాలి కానీ మా నాన్నమ్మ ఇస్తే నువ్వు తినకూడదా रेखा कभी भी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। उनके परिवार द्वारा जबरदस्ती फिल्मों की तरफ उन्हें धकेला गया था। इसके बावजूद रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री में जो जगह बनाई है वो हम सभी जानते हैं। अपने 40 साल के लंबे करियर में उन्होंने लगभग 180 फिल्मों में काम किया है। लेकिन इस वीडियो में हम उनके फिल्मी सफर की नहीं, निजी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेखा के बंगले की। मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में स्थित उनका बंगला बड़ी बड़ी बैम्बू से पूरी तरह से कवर्ड है, ताकि कोई भी उनके बंगले में ताक झांक न कर सके। रेखा का बंगला शाहरुख खान का मन्नत और सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के ठीक बीचों बीच है। फैंस अक्सर सलमान और शाहरुख को उनकी बालकनी में देख सकते हैं, लेकिन आज तक रेखा के बंगले में कोई उनकी झलक नहीं ले पाया है। यहाँ मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि अपने मुंबई स्टे के दौरान उनके गार्ड से जब मैंने इस विषय में बातचीत की थी, तो उसके शब्दों के अनुसार एक दो बार कुछ फैंस ने उनके घर में अंदर कूदकर घुसने की कोशिश की थी। तभी से बंगले को इस तरह बैम्बू से कवर करा दिया गया था। और अगर बात करें रेखा के घर के अंदर की, तो ऐसा माना जाता है कि उनके बेडरूम में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी पर्सनल असिस्टेंट फरजाना के सिवा। फरजाना रेखा की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी, लेकिन हेयर ड्रेसर से पर्सनल असिस्टेंट बनने तक का उनका सफर बहुत लंबा है। वे पिछले 33 सालों से रेखा के साथ हैं। उन्हें हमेशा से रेखा के साथ अवार्ड शोज और काफी जगह देखा गया है। खास बात यह है कि औरत होने के बावजूद फरजाना हमेशा आदमियों की तरह अपनी वेशभूषा रखती हैं। एक बेहद सफल अदाकारा और पब्लिक फिगर होने के बावजूद आज तक रेखा की जिंदगी से जुड़ी बहुत सी बातों पर से पूरी तरह से पर्दा उठाना असंभव सा है। इसकी वजह शायद यह भी है कि किसी भी खबर को लेकर रेखा की तरफ से कभी कोई सफाई नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया और लोगों की तरफ से हमेशा उनके लिए कयास लगाए जाते रहे हैं। अगर बात करें फरजाना की, तो वे रेखा की शैडो की तरह हैं। वे पहले सिर्फ रेखा की हेयर स्टाइलिस्ट थी, लेकिन उन्होंने रेखा का विश्वास इस कदर जीता कि आज वो उनकी पर्सनल असिस्टेंट हैं। रेखा के स्टाफ में लोग आते जाते रहे, पर पिछले 33 सालों से फरजाना अपनी जगह पर स्थिर बनी हुई है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। ईयर 1999 में यूरेका नाम की एक बुक पब्लिश हुई। ये इंडिया की पहली ऐसी अनऑथराइज्ड बायोग्राफी है जिसे मीडिया का बेहद अटेंशन मिला। इसके राइटर मोहनदीप ने रेखा के जीवन के विषय में जिस तरह से वर्णन किया है, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि रेखा इस बुक के राइटर मोहनदीप के खिलाफ लीगल एक्शन जरूर लेंगी, लेकिन यहाँ भी लोगों का अनुमान गलत साबित हुआ और रेखा ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। जर्नलिस्ट मोहनदीप कंट्रोवर्शियल बायोग्राफी लिखने के लिए प्रख्यात हैं। यूरेका के संदर्भ में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी होगी अगर रेखा मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेती हैं। इससे मेरी बुक यूरेका का सत्यापन अपने आप ही साबित हो जाएगा। मोहनदीप अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं कि रेखा और फरजाना के बीच प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत कुछ है। वे कहते हैं कि इनके बीच का रिलेशनशिप इस तरह से है जैसे एक पति और पत्नी का होता है। फरजाना रेखा की जिंदगी में बेहद अहमियत रखती है। जहां स्टाफ का कोई भी सदस्य रेखा की जिंदगी में झांक तक नहीं सकता, वहीं फरजाना को हर तरफ से अधिकार मिले हुए हैं। अनेकों बार रेखा और फरजाना पर समलैंगिक संबंधों के इल्जाम लगे हैं। साथ ही रेखा का बेहद प्राइवेट पर्सन होना और अपने घर के अंदर किसी से ना मिलना जुलना आग में घी डालने के बराबर काम करता है।
वहीं दूसरी तरफ रेखा फरजाना को अपनी सोल सिस्टर बताती हैं। बहरहाल फरजाना के साथ उनके समलैंगिक संबंधों के सिवा भी शुरू से ही रेखा का नाम बहुत सारे अभिनेताओं के साथ जोड़ा जाता रहा है। रेखा जब फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो उस समय उनका रंग सांवला हुआ करता था एवं वे थोड़ी भारी हुआ करती थी। यहाँ तक कि उन्हें बॉलीवुड की अगली डकलिंग कहा जाता था। लेकिन अपनी लगन और परिश्रम से रेखा ने अपनी लुक्स पर काम किया और बॉलीवुड में अपने कदम जमाने लगी। आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। ईयर 1972 में रेखा ने पहली बार जितेंद्र के साथ काम किया। फिल्म का नाम था एक बेचारा। शिमला की ठंडी वादियों में शूटिंग के साथ साथ इन दोनों का प्यार भी परवान चढ़ गया। फिल्म के बाद इन दोनों का रिश्ता मुंबई में भी जारी रहा। सुनने में आया था कि रेखा जितेंद्र को इस कदर प्यार करती थी कि उनकी फोटो वे अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। लेकिन जितेंद्र के साथ काफी समय बिताने के बाद रेखा को इस बात का एहसास हुआ कि जितेंद्र उनके लिए गंभीर नहीं है। दरअसल हुआ ये था कि फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान उन्हें ये सुनने को मिला कि जितेंद्र सेट पर उपस्थित लोगों को ये बता रहे थे कि रेखा उनके लिए महज एक टाइम पास है। इस घटना से रेखा को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन इसके बाद रेखा ने जितेंद्र से दूरियां बना ली। जितेंद्र के बाद रेखा की जिंदगी में विनोद मेहरा शामिल हुए। 70 के दशक में रेखा और विनोद मेहरा की जोड़ी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रही। कहाँ तक पढ़े हैं आप? बीए ऑफिस का काम जानता हूँ। घर का काम? जानता हूँ। हाइट? 5 फुट 10 इंच। लड़का पसंद है? 80 के दशक में उनकी प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल एंगल भी आ गया। खबरों की माने तो रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी भी कर ली थी। लेकिन जब शादी के बाद विनोद मेहरा उन्हें अपने घर लेकर गए तो उनकी मां ने इस शादी को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसकी वजह शायद रेखा की बोल्ड और ग्लैमरस इमेज थी। रेखा को उन्होंने इस कदर बेइज्जत किया कि गुस्से में अपनी चप्पल भी रेखा पर फेंक कर मारी। रेखा ये सब सहन नहीं कर पाई और रोते हुए वहां से निकल गई। उस समय पड़ोसियों ने ये मंजर देखा था। यहाँ विनोद मेहरा भी रेखा के लिए स्टैंड नहीं ले पाए और ये रिश्ता इस घटना के साथ ही स्वाहा हो गया। रेखा का जो रिश्ता आज तक सबसे ज्यादा चर्चित रहा है वो है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ। यहाँ तक कि आज भी अगर ये कहीं आमने सामने आ जाते हैं तो पूरी मीडिया इस मोमेंट को कवर करने की कोशिश में जुट जाती है। वैसे तो इन दोनों ने कभी भी सामने से आकर इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन धुआं भी वहीं उठता है जहां आग होती है। माना जाता है कि कुली की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन घायल हुए तो जया भादुड़ी ने अमिताभ बच्चन की देखरेख करते समय बॉलीवुड से आए सभी लोगों को उनसे मिलने की इजाजत दे दी, पर रेखा को जया ने बाहर ही रोक दिया और यहीं से रेखा को यह समझ आ गया कि अब उन्हें इस रिश्ते से भी दूरी बनानी पड़ेगी। बहुत सारी सफल फिल्मों में साथ काम करने वाली ये जोड़ी भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय थी। बदन है मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं। लेकिन अपने अफेयर्स के किस्सों के चलते वे आगे साथ काम नहीं कर सकी। एक प्रेस मीट के दौरान जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि अगर उन्हें कोई फिल्म रेखा के साथ ऑफर होती है तो क्या वे उनके साथ काम करेंगे, तब बड़ी सफाई से चेहरे के भावों को स्थिर रखते हुए उन्होंने इस बात का जवाब दिया, जरूर अगर उन्हें कोई अच्छा काम रेखा के साथ मिलता है तो क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब सिमी ग्रेवाल ने अपने शो में रेखा से ये सवाल किया कि क्या वे अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं तो रेखा ने जवाब दिया हाँ, लेकिन ये बेहतरीन अदाकारा बड़ी चालाकी से आगे बात को संभालते हुए बोलती है कि ऐसा कौन होगा जो अमिताभ बच्चन से प्यार नहीं करता। इन सब प्रेम प्रसंगों के अतिरिक्त अगर बात करें रेखा के मांग में सिंदूर लगाने की तो अक्सर लोगों और मीडिया द्वारा
ये क्यास लगाया जाता रहा है कि शायद वे अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं। ईयर 1982 में रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था। उसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने रेखा से ये प्रश्न किया था कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं, और इसके जवाब में रेखा ने कहा था कि वे जहां से बिलोंग करती हैं वहां लड़कियां बिना शादी के भी सिंदूर लगा सकती हैं, और चूंकि सिंदूर उन पर सुंदर दिखाई देता है इसीलिए वो इसे फैशन के तौर पर लगाना पसंद करती हैं। ईयर 1990 में रेखा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी करके अपना घर भी बसा लिया था। ये शादी रेखा के लिए मुकेश अग्रवाल की दीवानगी का नतीजा था। वे एक बड़े बिजनेसमैन थे और रेखा की फिल्में देखते हुए उनके दीवाने हो गए थे। प्रयत्न करने के बाद जब वे रेखा से मिलने में कामयाब हुए तो कुछ समय की मुलाकातों के बाद दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन मुकेश अग्रवाल के प्यार का आलम ये था कि रेखा के प्यार में वो अपने बिजनेस और बाकी सभी जिम्मेदारियों से पीछे हटते जा रहे थे। यहाँ तक कि उनके बिजनेस में भी घाटा होने लगा था। रेखा जब अपनी शूटिंग पर होती तो वे भी दिल्ली में अपना सारा काम छोड़कर रेखा के पीछे मुंबई पहुंच जाते। रेखा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। वे स्वयं अपने काम पर फोकस करना चाहती थी और चाहती थी कि मुकेश अग्रवाल भी अपने काम पर ध्यान दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। इन सब बातों से रेखा इतनी परेशान हो चुकी थी कि धीरे धीरे उन्होंने मुकेश अग्रवाल को अवॉइड करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि रेखा के प्यार में दीवाने हुए मुकेश अग्रवाल ने उन्हीं के दुपट्टे को इस्तेमाल कर दुनिया को अलविदा कह दिया। रेखा उस समय अपनी शूटिंग में व्यस्त थी। जब उन्हें ये खबर मिली तो अपनी शूटिंग छोड़ वे तुरंत दिल्ली पहुंची। लेकिन यहाँ मुकेश अग्रवाल की माँ और भाई ने रेखा को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। खबरों के माने तो मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन के शिकार थे और उनका इसके लिए काफी सालों से इलाज भी चल रहा था। यहाँ तक कि रेखा से पहले वो साइकोथेरेपिस्ट के साथ अफेयर में थे और उससे पहले किटी मलकान नाम की एक लड़की से भी उनका अफेयर था। इस घटना ने रेखा की छवि को इतना खराब किया था कि अनुपम खेर और सुभाष घई जैसे बड़ी बॉलीवुड हस्तियों ने उनके खिलाफ अपनी स्टेटमेंट तक भी दे दी थी। उनके मुताबिक रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया था। इस हादसे की वजह से रेखा को लंबे समय तक दर्शकों की और बॉलीवुड के लोगों की नफरत को झेलना पड़ा था। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ भी रेखा ने पलटकर किसी को अपनी सफाई नहीं दी थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।